एवरीवन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो चैप्टर हम चल रहा है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, उसके फिफ्थ पार्ट पे आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ ऑकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, तो ऑकरेंस ऑफ मेटल के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑकरेंस ऑफ मेटल क्या होता है इस चीज़ को समझ लेते हैं। ऑकरेंस ऑफ मेटल का एक सिंपल सा मतलब है कि आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। मेटल को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये मेटल के एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करना मतलब होता है कहीं से कोई चीज़ लेना। ठीक है, कोई एक बड़ी चीज़ है, वहाँ से कोई एक छोटी पार्ट को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। तो मेटल ना कई बार हमारे पास एक ऐसा नहीं रहेगा कि कहीं अगर हमें मेटल में सपोज हमें गोल्ड चाहिए, ठीक है, या हमें सिल्वर चाहिए, तो या हमें एल्यूमिनियम चाहिए, तो एल्यूमिनियम एज इट इज़ हमको कहीं पे जाके रखा नहीं मिलेगा, या किसी रॉक के अंदर हमको एज इट इज़ एल्यूमिनियम नहीं मिल जाएगा। ठीक है, हमें एल्यूमिनियम एक कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड होता है बॉक्साइट। ठीक है, एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड होता है बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट से हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा। ठीक है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, और आप समझ लीजिए कि ये आपका जो चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, उसके अंदर एक सब चैप्टर है। ठीक है, चलिए अब इसके पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये एक साइंस है मेटलर्जी, जिसके अंदर आता है। ठीक है, मेटलर्जी के अंदर हम मेटल रिलेटेड प्रोसेस के बारे में ही बात करते हैं, कैसे इनको एक्सट्रैक्ट किया जाए, इससे रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अच्छा, इंजीनियरिंग के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेटलर्जी की एक अलग से आपको पूरी की पूरी ब्रांच मिलेगी। ठीक है, चलिए अब इसके पहले कि हम मेटल्स के एक्सट्रैक्शन को पढ़ें, मेटल्स क्या क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमियम, गोल्ड, लेड, सिल्वर, मैग्नीशियम, टीन, निकल, टाइटेनियम, जिंक, ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि मैंने कुछ जगहों पे ना मार्क नहीं किया, जैसे स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास। तो सर क्या ये मेटल नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये भी मेटल हैं, बट इन मेटल में ना कुछ कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है, ये स्टैंड अलोन मेटल नहीं है। जैसे आयरन में इसके अंदर सिर्फ आयरन है, गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड है, लेकिन स्टील बना हुआ है दो तीन चीज़ों से। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि स्टील जो है वो आपका आयरन और कार्बन से मिलके बनता है। ठीक है, ये जो ब्रॉन्ज हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कॉपर और टीन से मिलके बनता है। ठीक, फिर यहाँ पे जो ब्रास दिख रहा है हमको, ये कॉपर और जिंक से मिलके बनता है। ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे, आगे आएंगी ये चीज़ें, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट मेटल्स के यूजेस कहाँ हैं? तो ये जो इधर की जो स्लाइड्स हैं वो ये सारी चीज़ें को डिनोट कर रहा है। ठीक है, कि मेटल सपोज गोल्ड है, तो गोल्ड से हमको गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के काम आ रहे हैं। ठीक है, सिल्वर से सिल्वर ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते हैं। ठीक, मर्क्यूरी से आप देख सकते हैं थर्मोमीटर बन रहा है, कॉपर से कॉपर वायर बन रहे हैं, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम के सामान बन रहे हैं, आयरन के देखिए आयरन से नेल बनता है, देन रॉड्स बनते हैं, देन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें और अलग से बनती जाती हैं। ठीक है, जिंक हो गया, तो जिंक से अलग अलग टाइप के सामान बन रहे हैं। ठीक है, तो हर मेटल का ना अपना अलग एक यूज़ है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए टाइटेनियम है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट के ना आपने इंजन देखे होंगे, बड़े बड़े मोटर जैसे रहते हैं, घूमते रहते हैं, बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, उन ब्लेड्स को बनाने के लिए टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है। तो हर मेटल का अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनका कुछ यूसेज है। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा इस पर हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट पे, सीधा हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए, अब हम बात करेंगे कि मेटल्स के मेजर सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो देखिए, मेटल वैसे तो बहुत सारे चीज़ों में हमको मिलता है। पहला, अर्थ क्रस्ट। ठीक है,
अर्थ क्रस्ट, और दूसरा हम बोलेंगे कि हमको सी वाटर में मिल रहा है। देखिए, जो भी चीज़ें हमको अर्थ से मिल रही हैं उसको हम माइन करके निकालते हैं। माइनिंग करना मतलब खुदाई करके हम उसको निकालते हैं, ठीक है। अब अर्थ का क्रस्ट, अगर आपको क्रस्ट नहीं पता है क्या होता है तो देखिए यहाँ पे साइड में मैंने एक डायग्राम दे रखा है जहाँ पे आप इजीली अर्थ के जो स्ट्रक्चर है उसको समझ सकते हैं। ये देखिए, जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है, ये इनर कोर के अंदर आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये इनर कोर के अंदर आ रहा है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये आउटर कोर में आ रहा है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है पूरा ये मेंटल में आता है, और ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ऊपर वाला ये, ठीक है, ये जो है वो क्रस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो अर्थ के क्रस्ट में हमको मेटल अवेलेबल है, मेटल मिलता है यहाँ पे। अब मेटल कैसे मिलता है? क्या मेटल डायरेक्टली जो मेटल हमको चाहिए वो मिल जाता है या वो किसी और फॉर्म में मिलता है? तो देखिए, इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। कुछ मेटल्स हमको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, ठीक है। फ्री स्टेट का मतलब है कि अगर गोल्ड है तो हमको एज इट इज़ गोल्ड ही मिल जाएगा, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ उसमें रहेंगी, ठीक है, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ प्योरीफिकेशन करना रहेगा, ठीक है। और कंबाइंड स्टेट का मतलब है, कंबाइंड स्टेट का मतलब है कि एक कोई अलग कंपाउंड रहेगा, ठीक है। जैसे हमको आयरन चाहिए तो हमको आयरन नहीं मिलेगा, हमको आयरन ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड से हमको आयरन को निकालना रहेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंबाइंड स्टेट, ठीक है। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि सर फ्री स्टेट में क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो देखिए, अर्थ के क्रस्ट में अगर आप मैं देखूं तो फ्री स्टेट में हमको यहाँ पे मिलता है गोल्ड मिलता है, ठीक है, देन सिल्वर, देन प्लैटिनम, देन कॉपर, ठीक है। चलो, अब इनका सिंबल भी मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है। जैसे गोल्ड का जो सिंबल होता है वो AU होता है, ऑरम, सिल्वर का AG, अर्जेंटम, प्लैटिनम का तो PT और कॉपर का CU, ठीक है। अब एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि सर ये फ्री स्टेट में ही क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। फ्री स्टेट होने का रीज़न क्या है? फ्री स्टेट मतलब अकेले होने का रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। तो देखिए, अगर आप अपने आसपास को देखेंगे कि कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसा बच्चा है जो किसी के साथ घुल मिल के नहीं रहता है, अकेले रहता है, तो क्या हम या उसके कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। बेसिकली हम ये देखते हैं कि कोई बच्चा है जो अकेले ही घूमता है हमेशा, उसका कोई दोस्त नहीं दिखता हमको साथ में, तो क्या इसका क्या मतलब हो सकता है? तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि वो या तो किसी से बात ही नहीं करता या तो किसी से दोस्ती ही नहीं करना चाहता, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके का रीज़न जो है ना हम यहाँ पे भी दे सकते हैं कि जो मेटल फ्री स्टेट में मिलते हैं वो किसी के साथ दोस्ती ही नहीं करना चाहते, और यहाँ पे दोस्ती का मतलब है रिएक्टिविटी से, रिएक्टिविटी से। तो ये जो फ्री स्टेट में मिलते हैं ना ये मेटल, ये मोस्टली जो है वो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अगर आप देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर आप लास्ट में देखेंगे, ठीक है, जो मैंने ट्रिक बताई थी कॉपर सेव्स गोल्ड, तो उसमें देखिए कॉपर, फिर आता है सिल्वर, फिर आता है आपका गोल्ड, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो तीन तो हमारा यहीं पे आ गए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इसीलिए फ्री स्टेट में है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कंबाइंड स्टेट की, ठीक है, कि सर कंबाइंड स्टेट का क्या मतलब होता है, ठीक है। कंबाइंड स्टेट को हम थोड़ा सा अलग कलर में ले लेते हैं, चलिए। तो कंबाइंड स्टेट का मतलब है कि अकेले नहीं रहेंगे, कंपाउंड बना के रहेंगे, ठीक है, कंपाउंड बना के रहेंगे, ठीक है, कंपाउंड बना के रहेंगे। अब क्यों कंपाउंड बना रहे हैं? तो ऑब्वियसली कंपाउंड क्यों नहीं बना रहे थे, क्यों फ्री स्टेट में थे? क्योंकि रिएक्ट नहीं कर रहे थे। अब कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, क्यों कंबाइंड स्टेट में है? क्योंकि रिएक्ट कर रहे हैं। तो इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो हाई टू मॉडरेट होगी, हाई टू मॉडरेट होगी, मॉडरेट मतलब मिडिल, ठीक है, मीडियम, ठीक है। तो इसमें अब कौन कौन से मेटल आ सकते हैं सर? तो बिल्कुल इसमें बाकी के सारे मेटल आ सकते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया आपका, सॉरी पोटेशियम हो गया, फिर आपका सोडियम हो गया, देन कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आपका आयरन, लेड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, कॉपर जो है,
कॉपर आपको फ्री स्टेट में भी देखने मिलता है और आपको कंबाइंड स्टेट में भी देखने मिलता है। वैसे सिल्वर अगर आप देखेंगे, सिल्वर भी आपको फ्री स्टेट में भी देखने मिल जाएगा और आपको कंबाइंड स्टेट में भी देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो फ्री स्टेट में है वो हमेशा फ्री स्टेट में ही मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो कंबाइंड स्टेट में भी हमको मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सी वाटर में, ठीक है, कि सी वाटर में क्या मिल रहा है भाई। तो आप बोलेंगे सर सी वाटर में कैसे मेटल मिल रहा है। तो देखिए, सी वाटर में मेटल इस तरीके से मिल रहा है कि हमको पता है कि हम घर में क्या खाते हैं, सॉल्ट खाते हैं। ठीक है, और सॉल्ट कहाँ से आता है। ठीक है, हम घर में सॉल्ट खाते हैं। सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, ये कहाँ से आता है, ये ऑब्वियसली सी वाटर से आता है। सी वाटर के से हम सॉल्ट निकालते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं। तो देखिए इसमें सोडियम है, तो सोडियम मेटल नहीं है क्या, है ना। तो बिल्कुल सी वाटर से हमको क्या मिल रहा है, मेटल मिल रहा है। ठीक है, कैसे मिलता है, क्योंकि मेटल के सॉल्ट के फॉर्म में रहता है ना वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे, सोडियम क्लोराइड, ये जो NaCl मैंने लिखा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है MgCl2। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ छोटी बड़ी चीज़ें थी जो हमने देख लिया है यहाँ पे। तो एज ऑफ नाउ हमने बहुत बेसिक लेवल पे हमने चीज़ें देखा है। ठीक है, बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल पे देखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमको बात करनी है कि अगर कोई चीज़ कंबाइंड स्टेट में है। ठीक है, हमने देखा कि भाई मेटल जो है, ठीक है, कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि हाई टू मॉडरेट रिएक्टिव हैं, और ये जो हैं ये ऐसे फ्री स्टेट में नहीं रहते, ये कंपाउंड बना के रहते हैं। ठीक है, जैसे आयरन है तो आयरन का ऑक्साइड हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से रह रहे हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, हमको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट। और इनको क्या टर्म दिया जाता है, ठीक है, या क्या टर्म से जाना जाता है, तो इनको याद रखिए, इनको बोला जाता है मिनरल्स। क्या बोला जाता है, मिनरल्स। ठीक है, क्यों मिनरल्स बोल रहे हैं, क्योंकि इनको माइनिंग, देखिए मिनरल शब्द जो बना है, वर्ड जो बना है, ये माइनिंग से बना है। माइनिंग का मतलब होता है ज़मीन को खोदना। ठीक है, तो वहाँ से ये चीज़ें निकल रही हैं। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूँ आयरन के कौन कौन से मिनरल्स हमको पता होते हैं। ठीक है, तो आयरन्स के हमको अगर मिनरल की मैं बात करूँ तो एक होता है हेमेटाइट, ये हमको पता होता है। फिर एक होता है हमको मैग्नेटाइट, ये हमको एक पता होता है। ठीक है, हेमेटाइट का अगर फॉर्मूला मैं लिख दूँ तो ये हो जाएगा Fe2O3। ठीक, और मैग्नेटाइट का अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा Fe3O4। ठीक, और इसके बाद अगर मैं एल्यूमिनियम के मिनरल्स की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा बॉक्साइट, अभी जैसा मैंने बताया था बॉक्साइट एक आ गया। बॉक्साइट का क्या फार्मूला होता है, इसका होता है Al2O3 × 2H2O। ठीक है, इसके अलावा कोरंडम एक होता है, इसमें कोरंडम। ठीक है, फार्मूला भी इतना रिक्वायर्ड नहीं है, इसका नाम बस जानिए, ये बस एडिशनल नॉलेज के लिए आपके लिए दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो हर वो कंपाउंड जहाँ से आपको मेटल मिल सकता है उसको मिनरल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन भी दे दिया गया है। अ मिनरल इज अ नेचुरली ऑकरिंग केमिकल सब्सटेंस। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है अर्थ के क्रस्ट में जहाँ पे हमको क्या सकते हैं, जिसको हम माइनिंग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि सर मिनरल उसको बोलेंगे जहाँ से खाली मेटल का निकलता है या सबको बोलेंगे। देखिए सबको बोलेंगे। ठीक है, मिनरल सबको बोला जाएगा। अगर मेरा कोयला भी अगर ज़मीन के अंदर से निकल रहा है जो कि एक नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, वो भी तो मेरा मिनरल ही है। ठीक है, तो मिनरल का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि अर्थ के क्रस्ट से निकल रहा है उसको हम मिनरल बोलेंगे। अब ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होंगे जहाँ से हमको क्या मिल रहा होगा, मेटल मिल रहा होगा।
ठीक है। जैसे देखिए हेमेटाइट से मिल रहा है हमको आयरन, मैग्नेटाइट से भी हम मैग्नेटाइट जो है वो Fe3O4, यहाँ से भी क्या मिलेगा हमको आयरन, बॉक्साइट से क्या मिलेगा एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ऐसे मेटल प्रोवाइडिंग मिनरल्स, ठीक है, ये जो मेटल प्रोवाइडिंग मिनरल्स होते हैं ना बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो क्या सर इन सारे मिनरल्स को हम यूज़ करेंगे? नहीं, ठीक है। अब एक छोटा सा ना एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मेरे पास दो मिनरल हैं, दोनों क्या दे रहे हैं? दोनों दे रहे हैं गोल्ड, दोनों क्या दे रहे हैं? गोल्ड, ठीक है। मेरे पास मैं मान लेता हूँ एक मेरा है मिनरल X और एक मेरा है मिनरल Y, और X मिनरल में ना, X मिनरल के अंदर मेरा 20% गोल्ड है, ठीक है, और Y मिनरल के अंदर मेरा 0.001% गोल्ड है। तो मैं किससे गोल्ड निकालूंगा, X वाले मिनरल से या Y वाले मिनरल से? तो आपका जवाब होगा सर X वाले मिनरल से निकालेंगे ना, इसमें तो 20% है, ठीक है। Y वाले से क्यों निकालेंगे? देखिए Y वाले में इतना कम गोल्ड है कि हो सकता है आपका प्रोसेस की कॉस्ट और जो गोल्ड आपका निकल के आएगा उसकी कॉस्ट दोनों बराबर हो जाए, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो हमको इकोनॉमिकली भी सोचना है, ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स, ठीक है, ऐसे मिनरल्स जहाँ से हमको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है और हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखते हैं, पैसे वाला एस्पेक्ट भी देखते हैं, उनको बोला जाता है ओर, ठीक है। तो ओर क्या है? ओर्स आर नथिंग बट द मिनरल्स। ये क्या है? ये मिनरल ही हैं, लेकिन ऐसे मिनरल हैं जो कि इकोनॉमिक हैं, ठीक है। अगर इनसे हम मेटल निकालेंगे तो पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओर्स के बारे में भी, द ओर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स एंड इम्प्योरिटीज। द ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। यहाँ से मेटल निकाला जा सकता है कन्वीनियंटली, आसानी से और इकोनॉमिकली, मतलब आपको पैसे वाला फ़ायदा भी रहेगा, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ऑल द ओर्स आर मिनरल? हाँ बिल्कुल, सारे ओर क्या है? मिनरल्स ही हैं, क्योंकि भाई मिनरल में ही तो हम छांट रहे हैं ना कि किसको हम ओर बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, है ना। तो सारे याद रखिए ओर्स जो हैं वो मिनरल हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर नहीं होते हैं। क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे मैंने देखा मिनरल Y, इसमें तो 0.01% गोल्ड है ना, तो इसको मैं थोड़ी ना और बोलूँगा, इसको और नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, और मैं यहाँ वाले को बोलूँगा। तो हर मिनरल को मैं और नहीं बोल सकता, ठीक है। आई होप इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको कंबाइंड स्टेट, मिनरल और ओर, ये तीन चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। कंबाइंड स्टेट में अर्थ के क्रस्ट से जो भी केमिकल हमको मिलता है वो मिनरल होता है। मिनरल कैसे अगर हम मेटल निकाल सकते हैं, ठीक है, कन्वीनियंटली, इकोनॉमिकली, तो उसको हम ओर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं प्रोसेस की, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो चीज़ की जाती है ना, ठीक है, ये बेसिकली की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। लेकिन रिएक्टिविटी वाला पार्ट कहाँ पे आएगा? रिएक्टिविटी वाला पार्ट आएगा यहाँ पे, जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ेंगे। इसके पहले देखिए, जब भी आपको मेटल को निकालना होता है तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको क्या करनी है? वो करनी है माइनिंग, ठीक है। आप माइनिंग करेंगे, माइनिंग करके आप ऐसे रॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपके मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको क्रशिंग की जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब है कि बेसिकली जो भी ओर हमारे पास आया हुआ है, ठीक है, क्रशिंग के बाद, माइनिंग के बाद, उसको हमको क्या करना है? उसको हमको वॉशिंग करनी है, ठीक है, वॉशिंग करना है। वॉशिंग करने करके, ठीक है, इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब है कि इस यहाँ से ना हमको जो इम्प्योरिटी है इसको क्या करना है? सेपरेट करना है। इम्प्योरिटीज़ को क्या करना है? सेपरेट करना है, ठीक है। अब इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन लिखा हुआ है गैंग का, तो वो यहाँ इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो गैंग का डेफिनेशन है ये इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इनरिचमेंट ऑफ ओर टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि थर्ड प्रोसेस है।
ये सेकेंड प्रोसेस, ये थर्ड प्रोसेस। तो गैंग इज अ अनवांटेड सब्सटेंस और इम्प्योरिटी दैट सराउंड्स द मिनरल और इन अ ओर डिपॉजिट, ठीक है, सच एज सैंड, रॉक। तो देखिए गैंग कुछ नहीं, एक इम्प्योरिटी है, ठीक है। जब भी आप माइनिंग करके कोई ओर निकालेंगे तो ऑब्वियस तो उसके अंदर सैंड रहेगा, रॉक रहेगा, कुछ अदर मटेरियल रहेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आप क्या करते हैं, इनमें आप वॉशिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। जैसे मिनरल ड्रेसिंग हो गया, मिनरल प्रोसेसिंग हो गया, ओर ड्रेसिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, देखिए ये सारे एक्चुअल में एक ही प्रोसेस है। मिनरल ड्रेसिंग बोलूँ या मिनरल प्रोसेसिंग बोलूँ या ओर ड्रेसिंग बोलूँ, इन तीनों का मतलब यही है कि आपके पास जो भी मिनरल आया है आप उसमें से इम्प्योरिटी को या ये जो गैंग है इस गैंग को क्या करने वाले हैं, सेपरेट करने वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो मिनरल ड्रेसिंग, मिनरल प्रोसेसिंग या ओर ड्रेसिंग वर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे हैं ये किया कैसे जाता है, ठीक है। इसी को हम एक्चुअली में एक टर्म में बोल देते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर। तो इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब है इम्प्योरिटी को सेपरेट करना, गैंग को सेपरेट करना, ठीक है, या यही इसके अलग और नाम भी हैं। लेकिन ये किया कैसे जाता है, ठीक है। तो किया कैसे जाता है, तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड है गैंग रिमूवल के मेथड्स है, जिसमें हम 3-4 मेथड्स देखेंगे, ठीक है। कि हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है, देन फोर्थ फ्लोटेशन होता है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हम देखेंगे। ये फोर्थ फ्लोटेशन रिपीट हो गया, इसको छोड़ते ध्यान नहीं देंगे। चलिए ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। क्या करना, कॉन्सेंट्रेट करना। किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ओर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कैसे करेंगे, एक्चुअल में मेन जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है ना वो यहीं पे होगा, जो मेन प्रोसेस है वो यहीं पे होगा, ठीक है। और यहीं पे हमारी आएगी रिएक्टिविटी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में जब हमारे पास मेटल आ जाता है तो वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, तो उसके लिए हम करते हैं रिफाइनिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो बुक में एक इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग करके एक चीज़ दी हुई है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमको बेसिकली अभी पढ़ना है इनरिचमेंट ऑफ ओर, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इनरिचमेंट ऑफ ओर मतलब इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के बाद ओर के अंदर से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। और एक बार जब मेटल आ गया तो उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को कैसे हटाएंगे वो रिफाइनिंग में आ जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस हमको समझना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इनरिच, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इनरिचमेंट ऑफ ओर। इनरिचमेंट ऑफ ओर ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर जो हमारा पहला मेथड है इनरिचमेंट ऑफ ओर का ही मतलब है गैंग को रिमूव करना। गैंग मतलब इम्प्योरिटी। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग का एक जो पहला मेथड है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोलिक क्लासीफायर है। यहाँ से हमारा जो है मिनरल्स हैं वो निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा वाटर की सप्लाई है, ठीक है। यहाँ से हम H2O की सप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए जो हैवी ओर है ना, वो हैवी ओर जो है वो नीचे सेडिमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए हैवी ओर जो है वो नीचे सेडिमेंट हो रहा है, जबकि जो प्योरिटी है, इम्प्योरिटी आर लाइटर। तो जो हल्की इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या करेंगे, पानी के साथ जो है वो बह जाएंगे, ठीक है। वॉशिंग बाई करंट ऑफ वाटर करंट जो यहाँ से चल रही है, ये जो वाटर करंट चल रही है ये अपने साथ इम्प्योरिटीज़ को बहा के ले जाएगा, ठीक है। तो ये एक टेक्निक हुआ, ठीक है। अगर कब ये टेक्निक ज़्यादा काम आ रही है, जब आपका ओर हैवी है और आपके जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो लाइटर है, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड जो होता है वो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड है। फ्रोथ का मतलब होता है झाग, ठीक है। झाग आप डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो झाग बनती है, ठीक है, बेसिकली ये उसके बारे में ही बात करता है फोर्थ फ्लोटेशन। तो यहाँ पे देखिए इसका एक डायग्राम भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो फोर्थ फ्लोटेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम वाटर और पाइन ऑयल का ना मिक्सचर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी झाग क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा झाग दिख रहा है इसका, ठीक है, झाग दिख रहा है। तो सर होता क्या है इस झाग से, तो देखिए ये जो झाग के जो बबल्स हैं, जो फोर्थ के जो बबल्स हैं ना, ये जो क्या बोलना चाहिए, सल्फाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब सर सल्फाइड क्या है, ये अचानक से कहाँ से आ गया, तो देखो हमारे पास जो ओर आता है ना, ठीक है, वो ओर सल्फाइड हो सकता है,
कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है, ऑक्साइड हो सकता है, जैसे अभी मैंने बताया था ना हेमेटाइट ऑक्साइड था वो Fe2O3। तो वैसे ही लेड का जो ओर होता है वो गैलेना लेड सल्फाइड, ठीक है। जिंक का जो ओर है वो होता है जिंक सल्फाइड। तो बेसिकली जहाँ पे सल्फाइड वाले ओर होते हैं उनको उनसे इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए ना ये फोर्थ फ्लोटेशन का मेथड को यूज़ किया जाता है। याद रखिए बहुत बार ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सल्फाइड वाले में क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा फोर्थ फ्लोटेशन जो है इसमें जो झाग बन रहा है, ये जो फोर्थ बन रहा है ये क्या कर रहा है, ये सल्फाइड पार्टिकल्स को अपने साथ ऊपर लेके जा रहा है। और जबकि आपकी जो इम्प्योरिटी है, देखिए यहाँ पे लिखा है अगेन, ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये नीचे सेटल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से एयर की सप्लाई दी गई है, यहाँ पे वाटर कंटेनिंग पाइनऑल है, जिससे क्या क्रिएट होगा आपका ये फोर्थ जो फोर्थ जो क्रिएट हुआ है ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, अगर आपका जो मेटल है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नॉन मैग्नेटिक हैं, ठीक है, तो आप दोनों को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, आप दोनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम ओर को डाल रहे हैं, यहाँ से हम ओर को डाल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही ओर यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक वाली हैं वो मैग्नेटिक वाली तो यहाँ पे ऐसे चिपके रहेंगी इस रोलर से, ठीक है, तो वो इधर आ जाएंगी, वो इधर आएंगी, ठीक है। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक है वो ग्रेविटी के कारण वो पहले ही इधर फेंका जाएगा, ठीक है। तो नॉन मैग्नेटिक अलग हो जाएगा, मैग्नेटिक अलग हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक्चुअल में हमको बात करनी है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होगा कैसे, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होना कैसे है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होना है, दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ, तो इट इज़ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी से ही डिसाइड होगा कि कौन किस तरीके से एक्सट्रैक्ट होने वाला है, ठीक। चलिए तो देखिए जो हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स हैं, जैसे आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको ना इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, तो इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। क्यों करने की कोशिश करेंगे इसका रीज़न हम बाद में समझेंगे, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जो मेटल्स हैं ना दे आर मोर क्या बोलना चाहिए, एफिनिटी उनकी ज़्यादा होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन की तरफ कम होती है। तो ये एक अलग मैटर, ये एक अलग डिस्कशन है, ठीक है, ये हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि कार्बन की बात मैंने क्यों की, ऑक्सीजन की बात मैंने क्यों की, ठीक है। तो बस इतना समझिए कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर मैं देखूं, जिंक हो गया मेरा, आयरन हो गया, लेड हो गया, ठीक है। तो जनरली जिंक, आयरन और लेड जो होते हैं, ठीक है, अच्छा उसके पहले ये जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, ये जनरली, ठीक है, अपने क्लोराइड्स के साथ में रहते हैं। किसके साथ में रहते हैं, क्लोराइड्स के साथ में रहते हैं, या बोल सकते हैं सॉल्ट के साथ में रहते हैं, ठीक है, क्लोराइड्स के साथ में रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ जिंक की, है ना, आयरन की, लेड की, तो इनके आपको सल्फाइड भी देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, आपको जिंक सल्फाइड भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, आपको इनके ऑक्साइड भी देखने के लिए मिल सकते हैं, आपको इसके कार्बोनेट भी देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कॉपर और इसकी बात करूं, सिल्वर की बात करूं तो, ठीक है, अगर कॉपर और सिल्वर की बात करें तो इसमें हमको मोस्टली जो है सल्फाइड और ऑक्साइड दोनों देखने के लिए मिलता है। सल्फाइड, कॉपर का सल्फाइड भी देखने के लिए मिलेगा हमको, ठीक है, इसमें हमको सल्फाइड भी देखने के लिए मिलता है और ऑक्साइड भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे अगर कॉपर सल्फाइड, ठीक है, Cu2S कॉपर सल्फाइड, Cu2O कॉपर ऑक्साइड, ये सब ओर हैं कॉपर के, ठीक है, ये सब कॉपर के ओर हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इधर बात करूं जिंक का, तो ZnS जिंक सल्फाइड, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके ओर हैं जिंक के, ठीक है। इसकी बात करूं तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब क्या है,
ये सब यहाँ से मतलब बोलना चाहिए जो हाई रिएक्टिव मटेरियल है वो यहाँ से आएंगे। ठीक, चलिए। और जो नेटिव स्टेट में होते हैं मतलब फ्री स्टेट में होते हैं उनको तो बस हमको प्योरिफिकेशन करना होता है। ठीक है, इनके लिए कोई एक्सट्रैक्शन का मेथड नहीं है जो फ्री स्टेट में है। ठीक है, अब देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब हाई रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये सब मिडिल रिएक्टिविटी है, मीडियम रिएक्टिविटी है। ठीक है, और अगर आप कॉपर, सिल्वर इनकी बात करें, ठीक है, मर्क्यूरी, यहाँ पे देखिए मर्क्यूरी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मर्क्यूरी भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। कॉपर, मर्क्यूरी ये सब लो रिएक्टिव है। ठीक है, तो इन सब का अब एक्सट्रैक्शन कैसे हो। ठीक है, आप सबको तो आपके पास जब ये ओर आया है तो ऑलरेडी ये इनरिच्ड है। इनरिच्ड का मतलब इसके अंदर से सैंड वैंड जो गैंग वगैरह चीज़ें ना सब हटा के आपको दी हुई है। आपको सीधा कॉपर ऑक्साइड दिया गया, सीधा आपको कॉपर सल्फाइड, सीधा जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट ये दिया गया। बोल रहा है कि इससे जिंक निकाल के दो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस पूरे डिस्कशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारा जो पहला पार्ट होगा वो होगा कि लो रिएक्टिविटी वालों का कैसे करेंगे, फिर हम देखेंगे जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं उनका कैसे करेंगे, और फिर हम देखेंगे जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनका कैसे करेंगे एक्सट्रैक्शन। तो तीनों का एक्सट्रैक्शन का मेथड जो है वो अलग अलग है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लो इन रिएक्टिविटी है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लो इन रिएक्टिविटी है उनका किस तरीके से हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मर्क्यूरी सल्फाइड का। मर्क्यूरी सल्फाइड HgS, इसी को हम सिनाबार बोलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ फोटो भी लगा रखा है सिनाबार का, किस तरीके से दिखता है। तो देखिए जो लो रिएक्टिव मटेरियल्स है ना, ठीक है, ये वेरी अनरिएक्टिव है। ठीक है, तो इनका हम क्या करते हैं, इनको सीधा सीधा ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा सल्फा यहाँ पे मुझे दिख रहा है सल्फाइड है, ठीक है, जो भी यहाँ पे HgS है या जो भी है मेरा सल्फाइड दिख रहा है, HgS का हो गया, मर्क्यूरी सल्फाइड हो गया, यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फाइड का, ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है और ये मेरा यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो भी मेरा यहाँ पे सल्फाइड है, ठीक है, इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट करूँगा ऑक्साइड में। ठीक है, क्योंकि सल्फाइड से मेटल निकालना मुश्किल है, इसीलिए सल्फाइड से पहले मैं क्या बनाऊँगा, ऑक्साइड। इसको समझेंगे और ऐसा क्यों करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हीटिंग करने से हो जाएगा। सिर्फ आप गर्म करिए, सल्फाइड को आप गर्म करिए, वो अपने आप किस में बन जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार जैसे आपके पास ऑक्साइड आया, ऑक्साइड को आप फर्दर हीट करेंगे, ऑक्साइड को आप फर्दर हीटिंग करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, आपका मेटल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, आपका मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन को समझते हैं कि अगर मेरे पास मर्क्यूरी सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने रोस्टिंग की, रोस्टिंग करने का मतलब है हीट किया, ये ऐसा डेल्टा का जो साइन होता है ना, हीटिंग का होता है। ठीक है, तो मैंने इसको हीटिंग की। ठीक है, अभी रोस्टिंग का भी अभी और भी आपको मतलब समझ में आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका मतलब समझिए कि हीटिंग कर रहे हैं हम बस। तो देखिए जैसे ही आपने मर्क्यूरी सल्फाइड को हीट किया, ये जो मर्क्यूरी है, ठीक है, वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लिया, मर्क्यूरी ऑक्साइड। ये वाला काम किया, सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और क्या बन गया, ये जो बचा हुआ सल्फर है वो इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया, कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। ये गैस है तो ये उड़ जाएगी। ठीक है, अब ये जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है, ये जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है, मैंने देखो क्या लिखा, ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे तो मेटल बनेगा। बिल्कुल, ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो इसमें होगा रिडक्शन। यस, वो जो रेडॉक्स आपको याद होगा पहले चैप्टर में। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बिल्कुल ये ऑक्सीजन, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड मर्क्यूरी में क्या हो गया, रिड्यूस हुआ। क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ठीक है, और ऑक्सीजन आपका अकेले रह गया। ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहले क्या होता है, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है हीटिंग का कारण, और ऑक्साइड को फिर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है रिडक्शन के थ्रू, या आप बोल सकते हैं हीटिंग करते हैं तो रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। ये जो कॉपर सल्फाइड है मेरा, कॉपर सल्फाइड को पहले ऑक्सीजन के साथ हीट करके क्या बना रहे हैं, कॉपर का ऑक्साइड बना रहे हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये निकल जा रही है। ठीक है, फिर ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको हम ले रहे हैं,
ठीक है, याद रखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको हम ले रहे हैं और फिर हम इसको फर्दर हीट करा रहे हैं। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे जब मैंने हीट कराई थी तो यहाँ पे मेरे को किसी की ज़रूरत पड़ी नहीं थी, यहाँ पे मुझे कॉपर सल्फाइड की ज़रूरत पड़ रही है थोड़ी सी। ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ये एक तरीके से एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, किस रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि रिड्यूस कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लगता है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ से कॉपर और यहाँ से कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये गैस जो है वो यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, ये देखिए कॉपर सल्फाइड का ये जो डायग्राम है, मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं, एक फ़ोटो जो है ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। ठीक है, कि एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम होता नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें समझ में उतनी आ नहीं पाती। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मेटल्स मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज़ में आते हैं। ठीक है, मिडिल में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। ठीक है, तो इनका अब आप बोलेंगे सर कॉपर तो आप अभी पढ़ाए थे लो रिएक्टिविटी वाले में। ठीक है, बिल्कुल वहाँ पे भी आता है। ठीक है, चलिए तो आयरन, जिंक और लेड। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे जो बात करेंगे ना, जिस एग्जांपल की हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जिंक एग्जांपल लेंगे और इसी के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जो मिडिल रिएक्टिविटी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं या जो मेटल्स होते हैं ना, ये सल्फाइड में भी मिलते हैं और ये कार्बोनेट में भी मिलते हैं। जैसे मैंने बताया था जिंक सल्फाइड भी मिलेगा और जिंक कार्बोनेट भी मिलेगा। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड को या जिंक कार्बोनेट को सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा? जिंक ऑक्साइड में। सबसे पहले सल्फाइड या कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड में। तो देखिए जिंक सल्फाइड को पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और किस में कन्वर्ट किया? जिंक ऑक्साइड में। जिंक ऑक्साइड में, इसको भी कन्वर्ट करेंगे जिंक ऑक्साइड में। ठीक है, तो देखो जिंक सल्फाइड को भी मैंने जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है और जिंक कार्बोनेट को भी मैंने जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, दोनों को किस में कन्वर्ट किया जाता है? ऑक्साइड। अब देखिए अगर आप सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, याद रखना, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन जो भी होता है, इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट के नीचे उसको हीट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस एयर, अभी इसका आगे एक डिफरेंस भी होगा, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सेस एयर जो है वो हम इसमें सप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन जब कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। ठीक है, यहाँ पे एयर की जो सप्लाई होती है ना, ये लिमिटेड होती है। ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। वैसे तो इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी इनका डिफरेंस को हमको याद रखना है। द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग वर्सेस कैल्सिनेशन। ठीक है, तो रोस्टिंग वर्सेस कैल्सिनेशन का ये जो डिफरेंस है ये हमको दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए तो दोनों ही प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों ही प्रोसेसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जिंक सल्फाइड को हमने जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे भी जिंक कार्बोनेट को हमने जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब जिंक ऑक्साइड में वो कन्वर्ट तो हो गया, फाइनली इसको किस में करना है? मेटल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है? मेटल में कन्वर्ट करना है। तो ये प्रोसेस कैसे होगा? ठीक है, तो देखो जिंक ऑक्साइड को अगर मेरे को मेटल में कन्वर्ट करना है ना, तो इसके लिए मुझे एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए और वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा मेरा कार्बन। ठीक है, तो ये रिड्यूस कर देगा सैडन में, मेटल में, और मेरा कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बना के गैस बना लेगा और ये चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो हमको मेटल्स को रिड्यूस कराने के लिए, ठीक है, मेटल को रिड्यूस कराने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? किसी एक दूसरे एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मेटल को रिड्यूस कराने के लिए दूसरे मेटल की ज़रूरत पड़ती है, दूसरे एलिमेंट। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कराना था तो कॉपर सल्फाइड की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिंक आयरन लेड रिडक्शन यूजिंग कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने जानबूझ के उस टाइम पे नहीं बताया क्योंकि उस टाइम पे समझ में नहीं आता।
ठीक है। तो जिंक, आयरन या लेड जिसका भी आपके पास ओर है, आप सबसे पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और फाइनली उसको रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन। तो ये देखिए यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसको कार्बन के साथ हमने रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है हमारे लिए, क्या नोट है कि भाई कार्बन को तो हम यूज़ कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड से मेटल में रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, लेकिन हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सर इसका कोई एग्जांपल है क्या? अरे हाँ बिल्कुल एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नीज ऑक्साइड का एग्जांपल देखूं, ठीक है, एग्जांपल ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, MnO2। इसका मैग्नीज ऑक्साइड से अगर मुझे मैग्नीज को निकालना है, ठीक है, तो मैं यूज़ करता हूँ पता है क्या, एल्यूमिनियम, जो कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसका यूज़ करते हैं। देखो रिएक्शन लिख रहा हूँ कैसा आएगा, ठीक है, 3MnO2 विच इज़ अ सॉलिड, देन 4 एल्यूमिनियम, चलिए। तो ये पूरा का पूरा जो आपका इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और याद रखिए आपका जो मेटल होगा वो आपको कैसा मिलेगा, मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आपको लिक्विड, आपका जो मेटल है, ठीक है, वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, तो यहाँ से ना एक बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। अच्छा, अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर मोल्टन फॉर्म में क्यों आ रहा है? तो देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हीट निकल रही है भयंकर तरीके से, ठीक है, इसीलिए ये मोल्टन स्टेट में आ जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसी फिनोमिना को यूज़ करते हुए क्या करते हैं पता है, रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं ना, ठीक है, यहाँ से अब एक सेपरेट डिस्कशन हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जो रेलवे ट्रैक्स को, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स को जब ज्वाइन करना होता है, ठीक है, अगर ये एक रेलवे ट्रैक है, ये एक रेलवे ट्रैक है, दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक मेटल को पिघला के डालते हैं। वो मेटल कौन सा होता है पता है? वो मेटल होता है आयरन, ठीक है। और जिस रिएक्शन का सहारा लिया जाता है ना, उसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन, या थर्मेट रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन उतना मैटर नहीं करता, आप अंडरस्टैंडिंग रखिए, ठीक है। तो क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम के थ्रू हम क्या करते हैं कि सेम प्रोसेस है, यहाँ भी एल्यूमिनियम, यहाँ भी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के थ्रू क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमको जैसे यहाँ पे मैग्नीज लिक्विड फॉर्म में मिला था, यहाँ पे आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और यही आयरन क्या करता है, दोनों ट्रैक्स को चिपकाने का काम करता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक चीज़ जो है वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज़ एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमको पता है कि मेटल को निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मेटल का ऑक्साइड चाहिए। कुछ भी करके आप मेटल का ऑक्साइड ले आइए, फिर मेटल के ऑक्साइड को आप किसी एजेंट के मदद से या कार्बन की मदद से या किसी अदर एजेंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उसको मेटल उससे निकाल सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये हमको पता है। लेकिन जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, ये कार्बन के लिए उतना ज़्यादा एफिनिटी नहीं होती, ये कार्बन के थ्रू रिड्यूस नहीं हो पाते, ठीक है। डू नॉट गेट रिड्यूस्ड विथ कार्बन, कार्बन के थ्रू ये रिड्यूस नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि इनको ऑक्सीजन से ज़्यादा लगाव है, दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे इनको ज़्यादा प्यार है, ज़्यादा मोह माया है, ठीक है। चलिए, तो इस वजह से
हम यहाँ पे ये मेथड्स नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सब नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे हमको लगाना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज NaCl। अब यहाँ पे एक कंटेनर में मैंने NaCl ले लिया है, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने NaCl लिया हुआ है, 2 मैंने कार्बन की रॉड्स ले ली हैं, इलेक्ट्रोड बना लिया है इनको। हमको पता है जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है इसको हम बोलते हैं एनोड, और जो निगेटिव से कनेक्टेड होता है इसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं स्विच को ऑन करूँगा, स्विच ऑन करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो NaCl जो है ये ब्रेक हो जाएगा Na+ में और Cl- में, ठीक है। किसमें ब्रेक हो जाएगा? Na+ और Cl- पे, ठीक है। चलिए अब Na+ कहाँ जाएगा? Na+ पॉजिटिव है तो ये किधर जाएगा? ये जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड निगेटिव है ना, अट्रैक्शन होगा तो ये कहाँ भाग रहा है? कैथोड, निगेटिव की तरफ। और Cl- कहाँ जा रहा है? ये भाग रहा है एनोड की तरफ जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए एनोड में हो क्या रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनोड, ये जो पॉजिटिव है ना, एनोड में हो क्या रहा है, ठीक है। एनोड में क्लोरीन है, ठीक है। एनोड में क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन अपने अंदर से ना, ठीक है, एक क्लोरीन नहीं 2 क्लोरीन, ठीक है। क्यों 2 क्लोरीन ले रहे हैं वो समझ में आएगा अभी। 2 क्लोरीन क्या करते हैं? अपने अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं और क्या बना लेते हैं? Cl2 गैस। क्योंकि क्लोरीन Cl के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, ये Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने 2 क्लोरीन लिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया? पॉजिटिव में। कहाँ आया? पॉजिटिव में आया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करते करते कहाँ जाएगा? कैथोड के पास जाएगा, ठीक है। कैथोड के पास क्या है? Na+। अब देखो कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड के पास क्या है? Na+, ठीक है। ये जो क्लोरीन के पास से इलेक्ट्रॉन आया है ना, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या बना लेगा? सोडियम मेटल, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमको मेटल कहाँ मिलेगा? हमको मेटल मिलेगा कैथोड में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उतरा कि सर क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दिया? अरे भाई देखो एनोड पॉजिटिव है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? यहाँ से खींच रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए ओके, तो दिस इज इट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स, कि इम्प्योर जो मेटल्स हैं इनकी कैसे हम रिफाइनिंग कर सकते हैं, कैसे हम इनको प्योर फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जो कुछ पर्टिकुलर्स मेटल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपका कॉपर है, जिंक है, ठीक है, टीन है, ठीक है, निकल है, सिल्वर है, आपका गोल्ड है। इन सब में हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। सेम देखिए बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बहुत ही ईजी सा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं मान लूँ कि मुझे कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है, ठीक है, तो मेरे को पता है मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक है मेरे पास एनोड और एक है मेरे पास कैथोड, ठीक है। और एक होता है मेरा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड है जो यहाँ भरा हुआ है। तो कौन सी लिक्विड भरी हुई है? तो याद रखना एसिडिफाइड, थोड़ा सा एसिड डला हुआ, ठीक है। क्या है मेरे पास? कॉपर सल्फेट। तो याद रखना एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है यहाँ पे, ठीक। अब एनोड में क्या है? एनोड में याद रखिए जो इम्प्योर मेटल होता है उसको रखा जाता है। इम्प्योर मेटल को आपका एनोड में रखा जाता है, ठीक है। और कैथोड में आपका प्योर मेटल को रखा जाता है। कैथोड में क्या रखा जाता है? प्योर मेटल को, प्योर का जो मेटल है उसको रखा जाता है, ठीक है।
अब जब करंट पास होगा तो क्या होगा, तो करंट पास होगा तो क्या होगा, आपका जो मेटल है, ठीक है। अब देखो एनोड में क्या है आपका, इम्प्योर प्लस प्योर दोनों है ना, यहाँ पे तो इम्प्योरिटीज़ के साथ प्योर है। तो यहाँ का जो प्योर मेटल है ये निकल के किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में चला जाता है, ठीक है। किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ का प्योर मेटल किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा। और जितना प्योर मैटर इलेक्ट्रोलाइट में गया उतना ही प्योर मैटर इलेक्ट्रोलाइट से निकल के कहाँ चढ़ जाएगा, कैथोड वाले में चढ़ जाएगा। तो एक्चुअल में कैथोड वाले पे आपको और ज़्यादा लेयर्स देखने के लिए मिलेंगी। ये जो रॉड है आपको वो रॉड थिक देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा प्योर मेटल्स जो है वो ऐड ऑन हो गए हैं, ठीक है। समझिए इस बात को कि एनोड से, यहाँ से ये देखिए, एनोड से जो प्योर कॉपर है वो कहाँ जाके मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट में। और इलेक्ट्रोलाइट से जो प्योर कॉपर है वो कहाँ जाके मिलेगा, कैथोड में। तो कैथोड के ऊपर कॉपर्स की और लेयर, प्योर कॉपर की और लेयर आ जाएगी। तो इसी को बोलते हैं इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल को निकालना, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोरोजन। देखिए कोरोजन टॉपिक समझने के लिए मैंने एनसीईआरटी का ही यहाँ पे सहारा लिया है, ठीक है। एनसीईआरटी की ही चीज़ें मैंने यहाँ पे ले आई हैं, बुक ही पूरा का पूरा ले आया है। तो देखिए यहाँ पे हमको ना बेसिकली 3 टाइप के कोरोजन, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। 3 टाइप के कोरोजन के बारे में बात किया गया है। पहला सिल्वर का कोरोजन, फिर आया है कॉपर का कोरोजन और फिर आया है आयरन का कोरोजन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन डील नहीं किया गया है क्योंकि रिएक्शन से हम चैप्टर 1 में ही डील कर लेते हैं। फिर भी मैं समझाने के लिए आपको रिएक्शंस यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तो तीनों का मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिल्वर का रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। तो सिल्वर का रिएक्शन क्या होता है आपका, 1 मिनट रुकिएगा, टू सिल्वर, ठीक है, जो कि ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये सल्फ़र के साथ, सल्फ़र है कहाँ, तो सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड के थ्रू एयर में पहले से मौजूद है, ठीक है। ये सल्फ़र के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज़ हो जाती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। चलिए अच्छा ये याद रखिए, सिल्वर का जो ये जो सिल्वर सल्फाइड बना है ये ब्लैक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो देखिए कॉपर का रिएक्शन जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो कॉपर का रिएक्शन ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉपर का रिएक्शन थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो कॉपर जो है वो अपने एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये 2 चीज़ें बनाता है, एक बनाता है कॉपर का हाइड्रोक्साइड और एक बनाता है कॉपर का कार्बोनेट। और ये दोनों कंबाइन में, मतलब कॉम्बिनेशन में ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करते हैं। इसको प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन कलर, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे ग्रीन कलर, यस, ग्रीन कोट इज़ अ बेसिक कॉपर कोऑर्डिनेट, कॉपर कार्बोनेट, बट कॉपर कार्बोनेट के साथ साथ आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड भी, ये Cu होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन के बारे में। तो आयरन का तो रस्टिंग का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है। हम सबको पता है कि भाई आयरन जो है जब भी आप इसको ऑक्सीजन या वाटर वेपर के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये Fe2O3 इंटू XH2O फॉर्म करता है, ठीक है। ये हमारा ब्राउन कलर का होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रस्ट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक हमारा एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी 3.14 क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई रस्टिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है ना। 3 टेस्ट ट्यूब लिया गया है ABC। पहले में बोला गया कि भाई आप आयरन नेल्स को रखो और साथ में पानी डाल दो। दूसरे में बोला कि आयरन नेल्स को रखो, पानी भी डालो, लेकिन ऊपर में क्या डाल दो, एक लेयर ऑफ ऑयल। और तीसरे में आपको बोल रहा है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब पहले वाले में क्या है, पहले वाले में वाटर है, वाटर के साथ साथ क्या है, एयर भी है। तो बिल्कुल देखिए रस्टिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, बिल्कुल है ना। आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास वाटर है, आपको रस्टिंग देखने के लिए मिल रही है। अब
सेकंड वाले में आपको रस्टिंग देखने नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ऊपर आपने ऑयल लगा दिया ना यार, तो ऑयल क्या करेगा, यहाँ से जो एयर जाना है उसको अंदर, वो ब्लॉक कर दिया। ठीक है, चलिए तीसरा जो हम बात करेंगे, तीसरे में क्या डाला हमने, कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या करता है, ये मॉइस्चर को सोखने का काम करता है। तो मॉइस्चर गायब कर दिया तो रस्टिंग कहाँ से होगी? तो याद रखना यहाँ पे भी जो रस्टिंग है वो नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये दिया गया था। अच्छा, कोरोजन। देखिए आयरन में जब कोरोजन होता है ना, तो उसको हम जनरल टर्म में रस्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो कोरोजन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एनोडाइजिंग कर सकते हैं या अलॉय बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पेंटिंग आपको पता है, ऑयलिंग भी आपको पता है, ग्रीजिंग भी आपको पता होती है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि आपके पास एक मटेरियल है और इस मटेरियल के चारों तरफ आप क्या करते हैं ना, जिंक की कोटिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जिंक की कोटिंग लगा देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आपने नई नई जब कार वगैरह या बाइक वगैरह देखेंगे तो उसके साइलेंसर वगैरह देखिए एकदम सिल्वर कलर में चमकते रहते हैं। वो एक्चुअली में सिल्वर नहीं है, वो है क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम, जिसको हम बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग। क्या बोलते हैं? क्रोम प्लेटिंग बोला जाता है उसको। ठीक है, इसके बाद है अलॉयज़ बनाना। ठीक है, एनोडाइजिंग, या इसको हम अलॉय बनाना बोलते हैं। ये सबसे इफेक्टिव मेथड है। क्यों हम इसको इफेक्टिव मेथड बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए अलॉय में जैसे मैं बात करूँ स्टील, ठीक है, अगर सिर्फ स्टील कैसे बनता है, स्टील बनता है आयरन में आपका लगभग 0.05% आप कार्बन अगर मिला देंगे तो बन जाएगा स्टील। तो सिर्फ आयरन अगर आप रखेंगे तो उसमें जंग लगेगा, लेकिन अगर आप स्टील की बात करें तो स्टील में इतना जल्दी रस्टिंग जो है, जिसको हम जंग लगना बोलते हैं, वो इतना जल्दी नहीं होता है। तो देखिए एलॉइंग करने से क्या होती है, एलॉइंग करने से क्या हो रहा है, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़े से चेंजेस आते हैं और वो अच्छे चेंजेस होते हैं जो हमारे काम के होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि भाई अब ब्रास है ना, आगे ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की ही बात कर रहा हूँ मैं। आगे आप देखेंगे कि अगर ब्रास को बनाना है तो आपको कॉपर और जिंक को कंबाइन करना पड़ेगा, है ना। डोर्स वगैरह के जो हैंडल्स होते हैं वो बार्स से बनते हैं। फिर ब्रॉन्ज, जिसको हम कांस बोलते हैं, कांसा, ठीक है, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर और टीन से बनता है। ठीक है, स्टैचू वगैरह बनाने के काम आते हैं, बर्तन भी बनते हैं, यूटेंसिल्स भी बनते हैं इससे। सोल्डर, है ना, आपने सोल्डरिंग करते देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, तो ये टीन और लेड से मिलके बनता है ये। ठीक है, उसके बाद घर में स्टेनलेस स्टील, है ना, घर में स्टेनलेस स्टील आपने बहुत सारा देखा होगा, बर्तन वगैरह इसी के बनते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? ये आयरन के साथ आप कोबाल्ट डाल दें, कोबाल्ट के साथ आप निकल डाल दें। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, तो इनके कॉम्बिनेशन से ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, किचन का जो सिंक होता है, ठीक है, किचन, आपका जो किचन सिंक होता है वो इसी का बना होता है। ठीक, चलिए। अच्छा, कई बार आपने सुना होगा घर में बोलते हैं 24 कैरेट सोना, तो याद रखना 24 कैरेट सोना जो होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इससे हम ज्वेलरी वगैरह नहीं बना सकते। तो इसमें क्या करते हैं, 22 कैरेट सोना रखते हैं, एक कैरेट इसमें क्या डाल देते हैं, कॉपर डाल देते हैं, और 1 कैरेट क्या डालते हैं, इसमें सिल्वर डाल देते हैं। ठीक है, कई बार 23 कैरेट भी होता है, 22 कैरेट भी होता है। ठीक है, तो जनरली 22 कैरेट की ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक, उसके बाद जो मैंने अभी डिफरेंट अलॉयज़ बनाए उसका डिस्कशन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, एक हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा कि कुतुब मीनार, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके पास में एक आयरन पिलर है, ये शायद अगर आप दिल्ली गए होंगे तो देखा भी होंगे। ठीक है, तो 1600 ईयर्स अगो जो है इसको बनाया गया था, बट इसमें आज भी रस्टिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आज भी इसमें रस्टिंग नहीं हो पाई है। तो अब क्या क्वालिटी का इसमें रेजिस्टेंस लगाया गया है, क्या अलॉय किया गया है, ये अभी भी डिस्कशन का मैटर है। ठीक है, तो लगभग ये 8 मीटर ऊंचा है और लगभग 6 टन मतलब 6000 किलो का है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। हमने ऑकरेंस ऑफ मेटल को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इन केस अगर आपका कोई डाउट निकल के इसमें आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।